हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। यूनिटी के नए वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हो कि हम लोग एसएससी के बदले हुए पैटर्न पर क्लास कर रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, आपको अच्छी तरह से बता देना चाहता हूँ कि आप कहते हैं कि हम पढ़ते हैं तो याद नहीं होता है। आप एक सब्जेक्ट को पढ़ते हैं और आप समझते हैं कि आपका काम ख़त्म हो गया, अब सीधा एग्ज़ाम में जाकर के क्वेश्चन बनाएंगे। सो ऐसा नहीं है। बार बार टॉपिक को रिवाइज़ करिए, वैसे टॉपिक को जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ रहे हैं। ये नहीं कि बड़े बड़े हिस्ट्री और ज्योग्राफी के नोट्स को लेकर के राइटिंग करें और रिवीजन करें। तो आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, एग्जामिनेशन में एसएससी की परीक्षाओं में कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो रत्न अवार्ड से संबंधित होते हैं। विशिष्ट पर्सनालिटी जिनको किसी स्पेसिफिक ईयर में भारत के राष्ट्रपति ने पद्म पुरस्कार या रत्न अवार्ड दिए हैं, उनसे काफ़ी प्रश्न पूछा जाता है। तो देखते हैं और ट्राई करिए कि आप खुद से भी सर्च करें ऐसे टॉपिक्स को। मकबूल फ़िदा हुसैन भारत के प्रमुख चित्रकारों में से एक हैं। भारत के राष्ट्रपति ने 1991 में उन्हें पद्म विभूषण दिया था। जाकिर हुसैन ये प्रमुख तबला वादक हैं। इन्हें 2002 में पद्म भूषण मिला था। लालगुडी जयराम ये वायलिन के प्रमुख कलाकार हैं और इन्हें 2007 में पद्म भूषण मिला था। पंडित भीमसेन जोशी जो कि किराना घराना हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का एक घराना है। तो पंडित भीमसेन जोशी जो किराना घराना के गायक हैं, उन्हें भारत के राष्ट्रपति ने 1972 में पद्मश्री, 1985 में पद्म भूषण, 1999 में पद्म विभूषण और 2009 में भारत रत्न दिया। ये एक महान संगीत रत्न हैं। आप इनके संगीत को ज़रूर सुने। कभी समय मिले तो मॉडर्न म्यूजिक को छोड़ करके इनको सुने तो ज़रूर आपको आपके स्टडी में तो कम से कम सपोर्ट ज़रूर मिलेगा। गिरीश कर्नाड एक बहुत ही फेमस नाम है। ये ना केवल साहित्य के क्षेत्र में बल्कि हिंदी सिनेमा में भी इनका काफ़ी नाम है। 1998 में इन्हें कन्नड़ भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है और साथ ही 1992 में इन्हें पद्म भूषण मिला है। आप जानते हो कि हमारे देश में कई तरह के वाद्य यंत्र हैं, जिनमें एक वाद्य यंत्र का नाम सरोद है। सरोद एक इंस्ट्रूमेंट है और इसके प्रख्यात कलाकारों में प्रमुख अमजद अली खान हैं। उन्हें भारत के राष्ट्रपति ने 2007 में पद्म विभूषण दिया है। हम सभी लोग बिस्मिल्लाह खान का नाम जानते हैं। उनका जन्म डुमरांव में हुआ था। 2005 में उन्हें भारत के राष्ट्रपति ने भारत रत्न दिया। इसके अतिरिक्त उन्हें 1961 में पद्मश्री, 1967 में पद्म भूषण और 1980 अर्थात 1980 में पद्म विभूषण मिल चुका है। हिंदी सिनेमा के प्रख्यात कलाकार और ट्रेजेडी किंग के नाम से जाने जाने वाले दिलीप कुमार, जिनका वास्तविक नाम यूसुफ खान था, उन्हें भारत के राष्ट्रपति ने 2015 में पद्म विभूषण दिया। उन्हें 1991 में पद्म भूषण मिला था और पाकिस्तान की सरकार ने 1998 में उन्हें निशान इम्तियाज़
सिविलियन अवार्ड दिया। स्वर कोकिला के नाम से प्रसिद्ध है। लता मंगेशकर को 1969 में पद्म भूषण मिला था। उन्हें 1999 में पद्म विभूषण और 2001 में भारत रत्न दिया गया। लता मंगेशकर एक प्रख्यात नाम है, ना केवल भारत में बल्कि दुनिया के कई देशों में इनके गाने सुने जाते हैं। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने इंदौर में लता मंगेशकर एकेडमी बनाने की घोषणा की है। और दूसरा लता दीनानाथ पुरस्कार उनकी छोटी बहन आशा भोसले को मिला है, जबकि पहला लता दीनानाथ पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिला था। सोनल मानसिंह भारत के शास्त्रीय गायन में एक प्रमुख नाम है, नृत्यांगना भी हैं ये। 2003 में पद्म विभूषण पाने वाली ये सबसे कम उम्र की महिला हैं। महिला पुरुषों में ये सबसे कम उम्र की रही हैं। किराना घराना की प्रख्यात गायिका गंगूबाई हंगल को 2002 में पद्म विभूषण मिला है। उसी तरह से नारायण श्रीपद राजहंस बाल गंधर्व, अधिकतर ये बाल गंधर्व के नाम से ही प्रसिद्ध हैं। इन्हें भारत के राष्ट्रपति ने 1964 में पद्म भूषण दिया था। न केवल हिंदी फिल्मों में बल्कि शास्त्रीय संगीत के गायन में शमशाद बेगम का नाम बहुत ही आदर से लिया जाता है। उन्हें भारत के राष्ट्रपति ने 1988 में पद्मश्री और 2009 में पद्म भूषण प्रदान किया। आप ये ध्यान में रखो कि ऐसे जो प्रश्न होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं होता है कि बिल्कुल जिनका आप नाम नहीं जान रहे हो वो एग्ज़ाम में आ जाता है। साधारण से रहते हैं, जिनका नाम काफ़ी फेमस है, जो काफ़ी सुना हुआ है, वही क्वेश्चन पूछा जाता है। अब जैसे देखिए, किशोरी आम नौकर, ये जयपुर घराने की प्रमुख गायिका हैं। और इनमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि भारत में जितने भी हिंदुस्तानी संगीत के घराने हैं वे किशोरी आम नौकर उन सभी में एक्सपर्ट हैं। ऐसे तो ये जयपुर घराने से बिलोंग करती हैं, बट ये लगभग हर तरह के घराने में, जैसे मेवाती घराना, आगरा घराना, ग्वालियर घराना, किराना घराना, हर तरह के संगीत घराने की जो गायन विद्या है, जो पद्धति है, उसको गाने में एक्सपर्ट है। उसी तरह से देव आनंद, इन्हें भारत के राष्ट्रपति ने 2007 में पद्म भूषण दिया था। शबाना आजमी, हिंदी सिनेमा की प्रमुख कलाकार और सामाजिक कार्यकर्ता, इन्हें भारत के राष्ट्रपति ने 2012 में पद्म भूषण दिया था। हम लोगों ने कुछ क्लासेस से मॉडर्न इंडिया के हिस्ट्री को पढ़ना शुरू किया है। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने कुछ 6 महत्वपूर्ण पर्सनालिटीज़ के बारे में पढ़ा था। साथ के साथ आपको ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि आधुनिक भारत के आगमन के समय कौन कौन सी महत्वपूर्ण संस्थाएं बनी, जिसने न केवल भारत का राजनीतिक बल्कि सांस्कृतिक पुनर्जागरण भी किया। तो कुछ संस्थाओं के बारे में पढ़ते हैं। और ध्यान में रखना कि आज के समय में क्वेश्चन नॉमिनल है, नॉर्मल है। बस आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर क्वेश्चन का नेचर ट्विस्ट कर देता है और ऑप्शंस में इतनी नज़दीकियाँ ला देता है कि आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो आधुनिक भारत में जब हम बात करते हैं तो राजा राम मोहन रॉय को भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष कहा जाता है। 22 मई को राजा जी जयंती होती है। उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। और ये ध्यान में रखना कि उनका जन्म बंगाल के नादिया में हुआ था। अकबर द्वितीय जब मुग़ल बादशाह बने तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनका पेंशन बंद कर दिया। तो राम मोहन रॉय
अकबर द्वितीय का पेंशन का मुकदमा लड़ने लंदन गए थे और अकबर द्वितीय ने उन्हें राजा का टाइटल दिया था। सो हम उन्हें राजा राम मोहन रॉय कहते हैं। और वहीं पर निमोनिया हो जाने के कारण लंदन के ब्रिस्टल में राजा जी की मृत्यु हो गई। इनकी कई सारी किताबें हैं, जैसे अ गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस, प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस, गिफ्ट टू मोनोथिज्म। इसके अलावा इनके न्यूज़पेपर भी काफ़ी सारे हैं, जैसे मीरातुल अखबार, बांग्ला भाषा का पहला न्यूज़पेपर संवाद कौमुदी इन्होंने ही पब्लिश किया था। इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की थी और इन्हीं के प्रयासों से ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय 17th रेगुलेशन पास हुआ, जिसके द्वारा सती प्रथा को मानव हत्या का दर्जा दिया गया और बंगाल से उसे समाप्त कर दिया गया। और उसके बाद कलकत्ता प्रेसिडेंसी के बाद मद्रास प्रेसिडेंसी और बम्बई प्रेसिडेंसी में भी सती प्रथा को निषेध किया गया था। जब हम आधुनिक भारत की संस्थाओं की बात करते हैं तो उसमें रामकृष्ण मिशन बहुत महत्वपूर्ण है। आप हमेशा ये ध्यान में रखना कि रामकृष्ण मिशन कोई सामाजिक संस्था नहीं है, बल्कि विशुद्ध रूप से धार्मिक संस्था है और हिंदू धर्म का प्रचार करना इसका मुख्य लक्ष्य है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया था और उन्होंने अपने गुरु भगवान रामकृष्ण के वाणी को प्रचार करने के लिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। श्री रामकृष्ण परमहंस ने स्वामी जी को उपदेश दिया था, प्रत्येक जीव में शिव देख करके, प्रत्येक जीव में ईश्वर का दर्शन करके उनकी सेवा करो, और यही रामकृष्ण मिशन का आदर्श होता है। और रामकृष्ण मिशन का जो टैग लाइन है, आदर्श वाक्य है, वो है आत्मनो मोक्षार्थ जगत हितायश्च, अपनी मुक्ति और जगत के कल्याण के लिए। रामकृष्ण परमहंस का जन्म 1836 ईस्वी में हावड़ा के कमारपुकुर गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था, माफ़ करिएगा, उनके पिता का नाम छुदी राम चट्टोपाध्याय था, जबकि रामकृष्ण परमहंस के बचपन का नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था और उनकी माता का नाम चंद्रामणि देवी था। वे अपने बड़े भाई राम कुमार के साथ कलकत्ता चले आए, जहां उन्होंने दक्षिणेश्वर काली मंदिर में माता काली की पूजा का भार अपने ऊपर लिया। दक्षिणेश्वर काली मंदिर की स्थापना 1848 में रानी रासमणी ने किया था और यहीं पर बालक गदाधर चट्टोपाध्याय का वास्तविक स्वरूप सामने आता है और वे एक साधक से परमहंस बने। इनको रामकृष्ण परमहंस इसलिए कहा जाता है कि आधुनिक भारत में यह माना जाता है कि उनके शरीर में प्राचीन अवतारी पुरुष रामा और कृष्णा दोनों ही निवास करते थे। तो गले में कैंसर के कारण इनकी 1886 ईस्वी में मृत्यु हो गई, लेकिन इन्होंने जो संदेश दिया था, जो उपदेश दिया था, उसने नरेंद्र नाथ दत्त अर्थात विवेकानंद जैसे कई नवयुवकों को प्रभावित किया और कलकत्ता के वराह नगर में पहला रामकृष्ण आश्रम बना। स्वामी विवेकानंद 1893 ईस्वी में शिकागो धर्म सभा में भाग लेने गए थे। तो आप ये ध्यान में रखना कि रामकृष्ण मिशन हो गया, आर्य समाज हो गया, अलीगढ़ मूवमेंट है, कई तरह के इस तरह से महत्वपूर्ण आंदोलन हैं जिनके अंदर का कुछ हिडन पार्ट्स एग्जामिनेशन में पूछा जा रहा है। कोशिश ये करिए कि आप एक बार तो नोट्स पढ़ लो और उसके बाद ग्रुप में डिस्कशन, स्टडी ग्रुप में डिस्कशन ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ज़्यादा महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आप नोट्स बना रहे हैं, क्योंकि नोट्स का कोई अंत नहीं होता है। आपका जो सर्कल बना हुआ है 3, 4, 5, 6 लोगों का, उसमें आपस में कन्वर्सेशन करिए। ये आपके लिए ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा बेस्ट है। तो
अगले क्लास में फिर किसी और टॉपिक को देखेंगे। पढ़ते रहिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाते रहिए। गुड लक फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन।